राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को उत्तर प्रदेश के मेरठ से भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को जमुई लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारने का फैसला किया है, जो वर्तमान में पार्टी प्रमुख के पास है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप विधायकों द्वारा सदन में नारेबाजी के बाद दिल्ली विधानसभा 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी या एमवीए से नाता तोड़ लिया है और घोषणा की है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में एक महिला कैडर सहित 6 नक्सली मारे गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहने के दौरान आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद वह लगातार ईडी हिरासत में है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के भीतर दरार की अफवाहों का खंडन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि जनसभा में अपना बहुमूल्य समर्थन देने आई जनता के उत्साह से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड फिर से विकासवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा को चुनते हुए भाजपा को पुनः प्रचंड बहुमत से विजयश्री प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि तीसरी बार भी पीएम मोदी ही बनेंगे और भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट दूसरी बार लोकसभा में पहुंचेंगे। इसके साथ ही सीएम ने जनता से भाजपा के पक्ष में मत करने की भी अपील की। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने के लिए आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब हमको समर्थन देने के लिए आए। और भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर जब मैं कलेक्ट्रेट से माननीय अजय भट्ट जी के नामांकन में उनके साथ गया और वहां से बाहर आया, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो उत्साह है और जिस ऊर्जा के साथ सारे लोग सड़कों पर आशीर्वाद दे रहे आ रहे हैं, उनके अंदर एक उमंग बनी हुई है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो 5 लाख का जो लक्ष्य लिया है, 5 लाख का लक्ष्य तो पार हो ही गया, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। इस बार चूंकि मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर हर एक लोकसभा में होकर आ गया हूँ और आज जो ये नामांकन हमारा यहाँ का हो रहा है, ये आज अंतिम नामांकन है और इससे पहले 4 नामांकनों में जब गया, पूरे उत्तराखंड के लोग अभी जैसे होली मना रहे हैं ना, होली मनाई है कल तक हम लोगों ने, होली मनाने के बाद लोकतंत्र के पर्व को भी मना रहे हैं, लोकतंत्र के उत्सव को भी मना रहे हैं। 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 4 जून को जब मतगणना होगी तो उस दिन होली के साथ उस दिन दीपावली भी होगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे अजय भट्ट जी इस क्षेत्र से दूसरी बार आप सबके आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से लोकसभा में पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अजय भट्ट जी को अपना आशीर्वाद देंगे और मोदी जी ने जो काम करने हैं तीसरी टर्म में, हम सब जानते हैं, उन्होंने पहले ही कहा है तीसरी टर्म में और बड़े फैसले होने वाले हैं। तीसरी टर्म में जो विकसित भारत का संकल्प है
वो तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की और बड़ी शक्ति बनने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ की अगर हम बात करें तो कितनी सारी नई ट्रेनें यहाँ से चली हैं। आप देखिए कितने हमारे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, तेजी से काम आगे बढ़ा है। जमरानी बांध, जो हम कई दशकों से सुनते थे कि जमरानी बांध बनेगा, जमरानी बांध बनेगा, आप सब भी सुनते होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हमारे अजय भट्ट जी ने उसके लिए संपूर्ण प्रयास किया, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से किया और आज हमको जमरानी बांध की जो है स्वीकृति प्रदान हो गई है। भाइयों बहनों, उसका निर्माण का कार्य चल गया है। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य बात लगती होगी कि हमारे राज्य के अंदर दूसरा एम्स भी खुल गया है, दूसरा एम्स भी खुलने जा रहा है। हमको दूसरे एम्स की भी स्वीकृति हो गई है। कहाँ तो बहुत सारे राज्यों में एक एम्स भी नहीं खुल पाया है और उत्तराखंड में यही उधम सिंह नगर में, यही हमारे रुद्रपुर में, यही किच्चा में, यहीं पर दूसरा एम्स बनने जा रहा है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलने जा रहा है। रानीबाग एचएमटी फैक्ट्री कई सालों से वो भूमि हस्तांतरण लंबित पड़ा हुआ था। भाइयों बहनों, आज वो हमको उसकी भी भूमि हमको मिल गई है। ऐसे अनेक काम हुए हैं। आपने देखा होगा हरमिंदर साहब जाने के लिए अभी अजय भट्ट जी के प्रयासों से यहाँ से ट्रेन चालू हो गई है। ऐसे अनेक काम हुए हैं, मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं अजय भट्ट जी हमारे सदैव कर्मशील रहे हैं, जुझारू हैं। भाइयों बहनों, बहुत सरलता से ये काम करते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, हमको उधम सिंह नगर नैनीताल इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आपको बहुत ही ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जिताकर भेजना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो आज बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जिसको हम लोग बहुत कठिन समझते थे, वो सारे के सारे काम आज धरातल पर उतर रहे हैं। 2014 के बाद देश लगातार बदला है, देश की कार्य संस्कृति बदली है, देश के अंदर लोगों के अंदर एक जोश जुनून पैदा हुआ है। हर एक भारतवासी के मन में ये भाव पैदा हुआ है कि अब हर एक भारतवासी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाकर नेतृत्व कर सकता है। ये भाव जगाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, बस्तर लोकसभा जगदलपुर में नामांकन रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम साय ने रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों की चर्चा की और भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए वोट की अपील की और कहा कि महेश कश्यप काफी समय से जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। सीएम ने जनता से अपील की कि बीजेपी को भारी मतों से विजय बनाएं। आप सभी का आज के इस नामांकन रैली में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और विशेषकर आज जगदलपुर महापौर सहित हजारों की संख्या में आपके सामने महेश कश्यप जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके प्रत्याशी हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके प्रत्याशी श्री महेश कश्यप जी आप लोगों के सामने में आशीर्वाद के लिए खड़ा हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनको आशीर्वाद दें। आप सभी लोग जानते हैं महेश कश्यप जी को, आप लोगों के बीच के हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लंबे समय से जनसेवा में लगे हुए हैं, हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। ऐसे संघर्षशील नेता महेश कश्यप जी आज हमारी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। आज आप सब लोगों ने यहां पर छत्तीसगढ़ में आशीर्वाद देकर मोदी की गारंटी में विश्वास व्यक्त करके
भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं। आपके बस्तर संभाग में भी 12 में से 8 विधानसभा सीट आप लोग जिता के दिए हैं, तो एक इंजन तो आप लोग पक्का कर दिए हैं। और 10 वर्षों से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वो पहिया को भी फिर तीसरी बार कंटिन्यू करना है, लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बस्तर से कांग्रेस का जमानत जब्त करना है। और आप लोगों ने मोदी की गारंटी में विश्वास किया। हमारी सरकार को मात्र अभी 100 दिन पूरा हुआ है, लेकिन 100 दिन में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने 7-8 बड़े बड़े जो वादे थे उसको हम लोगों ने पूरा किया है। 18 लाख गरीब लोग जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में मकान से वंचित हो गए, 13 दिसंबर को हम लोग शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए हैं। आने वाले समय में 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। 2 साल का धान का बोनस किसान भूल गए थे, ये पैसा भी मिल सकता है। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा, आप लोग को मालूम भी है कि 25 दिसंबर हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, उनके जन्मदिन को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और उस दिन 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 145 लाख मीट्रिक टन बम्पर धान की खरीदी हुई, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात थी। आज अंतर की जो राशि है उसको भी 12 मार्च को इकट्ठे 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज महतारी बंधन योजना, यहां पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनको 1 महीने का 10 मार्च को 655 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। और अब हर महीना पहले सप्ताह में ही उनका महतारी बंधन योजना का पैसा उनके खाते में आ जाएगा। आज नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाए हैं और आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो आप सब लोग विश्वास करिए कि बस्तर का समुचित विकास होगा। यहाँ के विकास के लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आप सब लोगों का बहुमूल्य आने वाले 19 अप्रैल को कमल छाप में बटन दबा के मिले। महेश कश्यप जी प्रचंड मतों से कांग्रेस का जमानत जब्त करा के दिल्ली पहुंचे। बाकी पूरा विकास का जिम्मा आपके इस भाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में राष्ट्रवादी जनता से मुख्यमंत्री योगी ने संवाद किया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने पीएम मोदी द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि पीएम मोदी ने हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया है। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और कहा कि मथुरा की सुशासन प्रिय और राष्ट्रवादी जनता का अटूट विश्वास मोदी की गारंटी पर है। पूज्य संतों के सानिध्य में ब्रज तीर्थ विकास परिषद संपूर्ण ब्रज को यहाँ के मान्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में उसकी पुरातन विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है यहाँ आने का अवसर प्राप्त होगा। आज जब हम होली की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, यहाँ पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है रंगोत्सव के रूप में। मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है, भारत ने जो कार्य किए हैं, सीमा को सुरक्षित भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नए नए संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस
जिस रूप में दुनिया ने देखा है भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया, भारी पैमाने पर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर व्यापारी इन योजनाओं से जुड़ चुका है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इन योजनाओं से वंचित हूं। सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, लोक कल्याण का भाव सबके लिए। हमने पुष्टिकरण नहीं बल्कि मोदी जी ने हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया, किसी जाति, मत और मजहब की पुष्टिकरण को आधार नहीं बनाया, और परिणाम है उसने भारत को एक नई पहचान दी। भारत आज एक नए भारत के रूप में जाना जा रहा है, जहां युवा की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो आम जनमानस की आस्था का सम्मान भी है, जहां पे हमारी पौराणिक विरासत के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है, तो विकास के साथ आम नागरिक को जोड़ने का कार्य भी हो रहा है, जहां पे प्रत्येक नागरिक को, हर बेटी को, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी भी है, तो जहां पर अन्नदाता किसान को, भारत की प्रतिभाशाली युवा को विकास के अभियान के साथ जोड़ने की गारंटी भी है। ये गारंटी यही मोदी गारंटी है। मोदी जी का मतलब 4 करोड़ गरीबों के सिर पर छत। मोदी जी का मतलब 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय, शौचालय का मतलब नारी गरिमा का सम्मान भी और बीमारी से मुक्ति भी। मोदी जी का मतलब 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन। मोदी जी का मतलब 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का उजाला। मोदी का मतलब 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी का मतलब देश के अंदर 10 वर्ष में 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT और 390 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। और तीसरे कार्यकाल में, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। आप सहमत हैं? और इस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित मथुरा के लिए भी हम सबको कार्य करना है। और इसी कार्य के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। आप सभी प्रबुद्धजनों से, आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आप सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी का और हेमा मालिनी जी का प्रतिनिधि बन करके एक-एक घर में जाकर के इस पूरे चुनाव को अपने हाथों में लेना है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आपके वरिष्ठ नेता मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में रोष है। इसके साथ ही गोपाल राय ने कहा कि 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली आयोजित की जा रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे और दिल्ली की जनता भारी संख्या में रामलीला मैदान में 31 तारीख को 10 बजे पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी के लिए आज से दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और पार्टी पदाधिकारी लोगों के साथ संपर्क अभियान चलाएंगे। ये संपर्क अभियान 31 मार्च को होने वाली महारैली की तैयारी है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के लोगों के दिलों में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे।
पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बिठा दी गई। आम आदमी पार्टी का कार्यालय सील कर दिया गया। अगले दिन जब लोग शहीदी पार्क पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस पर शहीदी पार्क पहुंचे संकल्प लेने के लिए, उसको सील कर दिया गया। आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रधानमंत्री निवास पर लोग पहुंच रहे थे, ये पूछने के लिए कि आखिर चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल, शरद रेड्डी को बेल और 55 करोड़ का भाजपा का खेल, ये क्या है? चारों तरफ से घेर करके सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र की सरकार अगर ये सोचते हैं कि हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा, आंदोलन रुक जाएगा, गलतफहमी में है। इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से लोग मोहब्बत करते हैं और आपने जिस तरीके से फर्जी केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसका पूरा सच आज देश के सामने आ चुका है। आप जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर 144 धारा लागू करके आज ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस स्टेट बन गया। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई, ये आंदोलन पे रुकने वाला नहीं है। ये आवाज पूरे देश के अंदर पहुंच रही है और उसी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारा जो अगला टारगेट है वो 31 मार्च रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की महारैली, जिसमें पूरे देश से इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लीडर्स उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के लोग लाखों की तादाद में रामलीला मैदान 31 तारीख को 10 बजे पहुंचेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज से हमने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। अगले 31 तक हम लोगों के बीच में जाएंगे, रामलीला मैदान में आकर के शांतिपूर्वक अपने आवाज को बुलंद करने के लिए आह्वान करेंगे। इसके लिए आज दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायक, सभी पार्षद, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के पदाधिकारी, वार्ड के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और बूथ के पदाधिकारियों के साथ आज रात तक हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में महारैली की तैयारी, बैठक को पूरा करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कल दिल्ली के अंदर सभी 2500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं। उन 2500 जगहों पर कल विधानसभा के पदाधिकारी और हमारे विधायक और पार्षद जा करके वहां पर जनता के साथ 31 मई के लिए तैयारी बैठक करेंगे। 28 मार्च से हर मंडल की टीम पर एक प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है, यानी कि 2600 प्रभारी हम नियुक्त कर रहे हैं, हर मंडल पे एक प्रभारी रैली के लिए। और ये 2600 जो प्रभारी हैं, ये वहां मंडल पे टीम बना करके 28 मार्च से घर घर जा करके रामलीला मैदान में लोगों को आने के लिए आमंत्रण देंगे। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जितने छात्रों के, युवाओं के, मजदूरों के, किसानों के सामाजिक संगठन हैं, RWA हैं, व्यापारी संगठन हैं, उन सब लोगों को इस लड़ाई में रामलीला पहुंचने के लिए इनविटेशन दिया जा रहा है। और हमें भरोसा है कि इस बार 31 मार्च का दिन रामलीला मैदान के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। AICC मुख्यालय में संदीप दीक्षित ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिक न्याय के तहत किए वादों का जिक्र किया और अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि छोटे उद्योगों में रोजगार का सृजन करने का प्रयास किया जाएगा और श्रमिक न्याय के तहत जो घोषणाएं की गई हैं, उनकी सहायता से लोगों की मदद की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा स्वास्थ्य अधिकार, शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार जैसी स्कीम के विषय में विस्तृत जानकारी दी। जो हम लोग का श्रमिक न्याय की जो 5 वायदे आए हैं, उसके पीछे का सही में बैकग्राउंड या संदर्भ क्या है, वो महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, जिसके बारे में बात करनी। कई वर्षों से, बल्कि 50-60 साल से, विशेषकर 1991 के बाद से, जो एक बड़ी चीज हमारी अर्थव्यवस्था में होती थी, वो ये थी कि धीरे धीरे उद्योगों में और सर्विस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट या रोजगार बढ़ता चला जाता था, GDP बढ़ता चला जाता था। और जो किसी भी एक विकसित देश की निशानी होती है कि कृषि पर रोजगार की निर्भरता, आदमी कितना काम करते हैं, उनका संख्या लगातार कम होती चली जाती है। और ये ट्रेंड आप समझ लीजिए करीबन 2015-16 तक चला। उसके बाद से जो एक चीज ऐसी हुई है जो शायद किसी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज तक नहीं देखी गई है, और वो जितने भी दावे हमारी सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था के और उसका अर्थनीति के विशेषज्ञ करते हैं, उनकी तमाम दलीलों के बिल्कुल विपरीत पड़ती है। ये जो 7-8 साल का समय रहा है, इसमें
18-19 तक पहली बार 3 करोड़ के करीब ज्यादा लोग कृषि में गए, और उसके बाद आज के आंकड़े में अगर आप देखें 2014-15 के बाद करीबन 6 से 6.5 करोड़ लोग और जगहों से रोजगार छोड़कर कृषि में चले गए हैं। और जब 5-6 करोड़ आदमी शहर से हटकर वापस कृषि क्षेत्र में जाता है तो सामान्यतः वहां जो खेतीहर मजदूर था, जिसके पास आधा 1 एकड़ था, जो थोड़ी अपनी खेती कर लेता था, बाकी मजदूरी करता है या पूरी तरह मजदूरी करता था, उस पर भी भार पड़ा होगा। एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर में आप समझ लीजिए समस्याओं के बावजूद जब 6-6.5 करोड़ इंसान और वहां बढ़कर जाता है तो यही होगा। जहां एक मजदूर को काम नहीं मिल रहा था, अगर वही काम 3-3 मजदूर 4-4 मजदूर मांगेंगे तो फिर कीमत अगर 100 रुपए में लेबर मिलता था वो 80 रुपए पर आ जाएगा, 60 रुपए में आ जाएगा। और जिस आदमी को मुश्किल से 100 दिन का, 80 दिन का, 70 दिन का काम मिलता था वो शायद 30 दिन या 40 दिन पर आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीजें जो हमारी इंडस्ट्रियल लेबर में हुई 2011-12 में जब एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री आया था तो उसमें एक आंकड़ा आया था जो केवल 28% फैक्ट्रियां इस देश में थी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिया करती, 72% मतलब फैक्ट्रियां ऐसी थी जो पूरा सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देती थी, सिर्फ 28% ऐसी थी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को या दिहाड़ी वाले लेबर को एम्प्लॉय किया करती थी। पिछले साल जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का डेटा आया है वो 28% बढ़ के आज 98% पर आ गया है। और समझ लीजिए अगर 7-8 साल में यह हाल हो गया है तो और 10-15 साल में जो कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो थोड़े बहुत मजदूर बचे होंगे, जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में हैं, जिनके कुछ अधिकार हैं, जो कम से कम यूनियनाइज कर सकते हैं, अगर उन पर कुछ प्रताड़ना हो या उनको कोई दिक्कत हो तो थोड़ा मोटा स्ट्राइक कर सकते हैं, जिनको पीएफ मिलेगा, जिनको ईपीएफ मिलेगा, जिनको थोड़ी बहुत और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, वो भी एक एक करके धीरे धीरे जो अभी प्रभाव चल रहा है सबके सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर चले जाएंगे। तो ये एक और बहुत खतरनाक स्थिति है। और इस कारण से हमारी पार्टी ने समझा कि श्रमिक न्याय के ऊपर जो 3 या 4 महत्वपूर्ण बातें उस पर हम बात करें। तो मैं बता रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से छोटे उद्योगों पर ज्यादा पैसा खर्च करके कोशिश की जाएगी कि वहां दोबारा से जो रोजगार सृजन खासकर गैर कृषि क्षेत्र में या नॉन फार्म सेक्टर में हो रहा था उसको प्रोत्साहन मिले। और जो 4 ऐसे हम लोगों ने स्कीम इसमें अनाउंस किए हैं वो मदद करेंगे कि जहां जहां इन स्कीमों के कारण लोगों की जिंदगी पे कुठाराघात हुआ है उन्हें मदद मिले। एक होगा स्वास्थ्य अधिकार का। हमारी सरकार एक राइट टू हेल्थ लाएगी जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर देगी, जिसमें फ्री एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, सर्जरी और रिहैबिलिटेटिव और पैलिएटिव केयर होगी। दूसरा जो शहरी रोजगार गारंटी है, ये देखा गया कि इन सब मुसीबतों के बावजूद खासकर कोविड के समय जब दुनिया में न केवल एक बीमारी की महामारी थी लेकिन आर्थिक महामारी लोगों में पड़ी थी, एक ही स्कीम थी जो एक बुलंद इमारत की तरह इस देश की व्यवस्था को संभाले हुए थी, वो नरेगा स्कीम थी। हम उसी तरीके से शहरों में भी जिस तरीके से उसकी आवश्यकता बनेगी और उसका रूप बनेगा उसी तरीके की एक गारंटी स्कीम हम शहरों में भी लाएं। तीसरा होगा सामाजिक सुरक्षा, खासकर उन सारे असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए जिसमें हम लोग जो एक नई बात कही जाती है गिग वर्कर्स की, उनको भी जोड़ेंगे और इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस की नई स्कीम लाएंगे। फिर सुरक्षित रोजगार के लिए हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल में विशेषकर कोविड के आने के बाद और कई कोविड के बाद आपने देखा होगा चोर दरवाजे से बहुत सी नई इन्होंने स्कीम्स लाके डाली थी। तो उन्होंने पूरा जो लेबर लॉ था उसको लेबर लॉ से हटाकर लेबर कोड्स बना दिया। और लेबर कोड का मेन होता है कि लेबर लॉ इन्फोर्सेबल होते हैं, आप उसमें कोर्ट पे ले जा सकते हैं। तो फिर से उन कानूनों को जिनसे सही में हमारे मजदूरों की अधिकार सुरक्षित होते हैं, वो निकाले ना जाए नौकरियों से, प्रताड़ित ना हो, उनको तनख्वाहें प्रॉपर मिलें, जितनी फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिलें, उस तरीके के कानूनों को वापस लाएंगे। और आखिर में श्रम सम्मान में नरेगा में हम ये बात सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन का एक मिनिमम वेज हम लोग अनाउंस करें जो नरेगा में पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट होगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम